सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय रासायनिक बलगत और आज हम बात करने वाले हैं प्रथम कोटि के रासायनिक समीकरण की। तो प्रथम कोटि का रासायनिक समीकरण कैसे निकाला जाए, आइए इसके बारे में देखते हैं। आज हमें देखना है प्रथम कोटि का समीकरण। अच्छा, प्रथम कोटि के समीकरण की व्युत्पत्ति कैसे की जाए। तो माना कोई अभिकारी अणु ए प्रथम कोटि के साथ, यहां पे हम इसे दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। प्रथम कोटि के साथ उत्पाद का निर्माण कर रहा है, उत्पाद का निर्माण कर रहा है। यदि प्रारंभ में अभिकारी अणु की सांद्रता अभिकारी अणु की सांद्रता स्मॉल a मोल लीटर इनवर्स रही हो तथा t समय पश्चात स्मॉल x मोल लीटर इनवर्स सांद्रता बचे तो, यानी साफ स्पष्ट है कि एक अभिक्रिया है, वो क्या बना रहा है, ए से बना रहा है उत्पाद। क्या कह रहा है कि प्रारंभ में इसकी सांद्रता कितनी है, प्रारंभ में इसकी सांद्रता ए मोल लीटर इनवर्स है और टी समय पश्चात इसकी सांद्रता कितनी हो गई, x मोल लीटर इनवर्स। अच्छा, यहां पे t समय पश्चात x मोल लीटर इनवर्स सांद्रता की खपत हो तो अगर ये मान लें कि x मोल लीटर इनवर्स की सांद्रता खपत हो तो बताइए a में से x चला जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस x। तो यहां पे हमारा क्या बचेगा, a माइनस x। अब चलिए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं अभिक्रिया की दर इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 1। ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया और हम ज्ञात कर रहे हैं प्रथम कोटि के लिए। तो प्रथम कोटि के लिए सांद्रता की घात कितनी हो जाएगी, 1। अभिक्रिया की दर को dx/dt से प्रदर्शित करते हैं। प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो एक नियतांक k जुड़ जाएगा और एक्टिव मास ऑफ ए t समय पश्चात कितना बचा है, a माइनस x। अगर हम x को x के dx के साथ लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा a माइनस x dx और इक्वल टू dt को k के साथ ले जाएं तो k इंटू dt। देखिए हमने क्या किया कि चेंज कर दिया, a माइनस एक्स को वहां भेज दिया, dt को यहां भेज दिया, इसलिए ताकि हम दोनों पक्षों का आसानी से समाकलन कर सकें। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, देखिए अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आप इसे डायरेक्ट समझ लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रूफ है। और बाकी मैथमेटिक्स के हैं तो वो समाकलन पढ़े होंगे, तो इसका समाकलन उन्हें आ जाएगा। समाकलन का सिंबल हो जाएगा ये 1/a माइनस x dx इक्वल टू k इंटू dt। अब यहां से क्या हो जाएगा कि भाई ये 1 माइनस a माइनस x है तो इधर आगे माइनस चला जाएगा, इसे लिख सकते हैं हम जो है अच्छा x माइनस है तो लिख ही सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम लगाना चाहें कि इसे t मान ले तो मैथमेटिकल से इसका आप समाकलन करेंगे तो माइनस लॉग a माइनस x आएगा। इसका आंसर होगा माइनस लॉग a माइनस x। और अगर के हम बाहर ले लें
अगर हम के बाहर ले लें तो हो जाएगा के इंटू टी प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा जो है समीकरण 1। अच्छा, यहाँ से अब हमें क्या करना है कि सी का मान हटाना है, तो हम क्या करेंगे देखिए, सी का मान हटाने के लिए मान लेते हैं कि माना टी इक्वल टू 0, समय 0 हो, तो उस स्थिति में अगर समय 0 होगा तो यक्स जो कि खपत की दर है वो कितना हो जाएगा, ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो माना टी इक्वल टू 0, तो उस स्थिति में यक्स बराबर यानी सांद्रता परिवर्तन यक्स बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। इस स्थिति में हम यक्स बराबर 0 कर देते हैं, तो माइनस लॉग ए माइनस 0 इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी, या दूसरे शब्दों में कहें सी बराबर माइनस लॉग ए। ये सब बेस ई पर है, ये सब बेस किस पर है, हमारा ई पर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यह हमारा जो है सी की वैल्यू आ गई। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर यह मान हम समीकरण 1 में रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ए माइनस यक्स इक्वल टू के इंटू टी माइनस लॉग ए। तो ये तो अब हमारा आ गया। अब हम लॉग को उस तरफ भेजेंगे, तो एक बार में आप इसे देख लीजिए, इसे पॉज करिए, सारा नोट करिए मैटर, और आपने नोट कर लिया होगा। तो अब मैं इस पार्ट को जो है मिटाने जा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया, अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो माइनस लॉग ए को उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी, या दूसरे शब्दों में कहें तो के टी बराबर हो जाएगा लॉग ए अपान ए माइनस यक्स। क्या हो जाएगा, लॉग ए अपान ए माइनस यक्स। अब हम क्या करेंगे कि के बराबर करने के लिए 1 अपान टी कर देंगे, 1 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस यक्स। ये हो जाएगा हमारा अभीष्ट समीकरण। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कि आधार ई को 10 में परिवर्तित करने पर याद रखिए, जब भी आधार ई को हम जो है बेस 10 में परिवर्तित करेंगे तो 2.303 से गुणा करना होता है। ये बात हमेशा, चाहे जहां भी, अगर लॉग बेस ई है तो अगर इसको 10 में आप चेंज करना चाहते हैं तो इसमें 2.303 का गुणा कर दीजिए, यानी के बराबर इसमें 2.303 बटा टी लॉग बेस ई ए अपान ए माइनस यक्स हो जाएगा। यही अभीष्ट प्रथम कोटि का समीकरण। तो ये तो था आपका प्रथम कोटि का समीकरण। बहुत ही आसान तरीके से है, आपको इसे बार बार प्रैक्टिस करना होगा। बोर्ड के लहजे से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि प्रथम कोटि का मतलब पूरे चैप्टर में सबसे अधिक इम्पोर्टेंसी इसी की है। ये बार बार पूछा गया है कि प्रथम कोटि के रासायनिक समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, निकालिए, और आप सब को ये प्रोसेस के साथ ऐसे ही निकालना होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया। अब अगला चर्चा इसकी कर लेते हैं ग्राफ की। ग्राफ कैसे बनाया जाए, तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, भाई ग्राफ के लिए तो हमें y बराबर mx प्लस सी से तुलना कराना होता है, और y बराबर mx प्लस सी में पहले इस समीकरण को हम कर लें। तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं प्रथम कोटि का समीकरण। अभी अभी आपने जाना क्या कि k बराबर 2.303 टी लॉग बेस 10, यहाँ पे बेस 10 है, माफ करिएगा, यहाँ पे क्या है, बेस 10 है, क्योंकि ई को 10 में चेंज कर दिया गया है ना, बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। अगर हम इसे लॉग यम अपान एन का फार्मूला लगा दें तो के टी अपान 2.303, हमने टी को उधर भेजा, 2.303 को इधर भेजा, लॉग यम अपान एन लगा दिया, लॉग ए
माइनस लॉग ए माइनस एक्स। हमने ये कर लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, हमें एक जो है ये प्रारंभिक सांद्रता है हमारी, ये क्या है हमारी प्रारंभिक सांद्रता है। तो प्रारंभिक सांद्रता को हम y मान लेते हैं और समय को x मान लेते हैं, तो बचेगा क्या c। तो इसे हम उस तरफ भेज देते हैं, तो log यहाँ पे हो जाएगा log बेस 10, ये हो गया हमारा प्रारंभिक सांद्रता y, और k अपान 2.303 इंटू टी प्लस log a माइनस एक्स। अब यहां से अगर हम देख रहे हैं तो इस प्रकार हमें कौन सा ग्राफ मिल रहा है, इस प्रकार देखिए हम यहाँ पे एक बना दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो x अक्ष है वो x अक्ष कौन होगा, t यानी समय, और जो y अक्ष है y कौन है, log बेस 10, यानी कि सांद्रता की घात लाग लगा दिया गया। अब जो यम है वो यहां से देखिए अंतःखंड काटा जाएगा, अंतःखंड किस पर काटेगा, लाग किस पर काटेगा, ये पॉइंट है आपका लाग ए माइनस एक्स पर, यानी ये पॉइंट हमारा क्या है, लाग ए माइनस एक्स, और यहाँ पे इसकी प्रवणता होगी थीटा। तो प्रवणता थीटा बराबर क्या होगा, यम क्या है आपका के अपान 2.30 tan थीटा, माफ करेगा। तो यहाँ पे हम जो है प्रवणता हमारी यम ले लेते हैं बस, के अपान 2.303। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ये हो गया हमारा प्रथम कोट के समीकरण का ग्राफ। अब अगला टॉपिक आता है हमारा अर्धायुकाल और उसमें संबंध। तो वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। अर्धायुकाल किसके लिए, प्रथम कोट, अर्धायुकाल प्रथम कोट के लिए अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल की डिफिनेशन क्या होगी कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में लगा वह समय जिस पर अभिकारी अणु की अंतिम सांद्रता, अभिकारी अणु की अंतिम सांद्रता प्रारंभिक अणु के प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाए, तो वह समय अर्ध आयु काल कहलाता है, अर्ध आयु काल कहलाता है, अर्ध आयु काल कहलाता है। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। एकदम इजी है। क्या हमने देखा कि प्रथम कोट की वह अभिक्रिया या प्रथम कोट की अभिक्रिया में लगा वह समय जिस पर अभिकारी अणु की अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाए, तो वह समय अर्ध आयुकाल कहलाता है। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। अब हम क्या करते हैं, चलिए अब इसका और वेग स्थिरांक में संबंध देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं प्रथम कोट का समीकरण, प्रथम कोट का समीकरण। अभी अभी आपने प्रथम कोट का समीकरण क्या निकाला, k इक्वल टू 2.303 अपान टी log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स, जहां k वेग स्थिरांक है, t लगा समय है, a प्रारंभिक सांद्रता है, और a माइनस एक्स क्या है, अंतिम सांद्रता है।
अब अर्धायु काल के लिए हमें क्या करना होगा कि इस टी को, ये जो लगा समय है, अगर ये टी हाफ हो जाए तो प्रारंभिक सांद्रता तो ए ही रहेगी, अंतिम सांद्रता हमारी ए माइनस एक्स की जगह प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी, यानी A/2 हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे अर्ध आयु काल के लिए लगा समय क्या हो जाएगा, लगा समय बराबर टी हाफ अर्धायु काल। वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक के ही रहेगा क्योंकि स्थिरांक है। प्रारंभिक सांद्रता तो ए ही रहेगी, लेकिन अंतिम सांद्रता क्या हो जाएगी, A/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, A/2। इस आधार पर क्या हो जाएगा, K बराबर 2.03 बटा टी हाफ, टी की जगह क्या हो गया, टी हाफ हो गया, और log बेस्टेन A/A/2, ए कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, तो K बराबर 2.303 बटा टी हाफ, और ये हो जाएगा log 2। log 2 की वैल्यू हो जाएगी log 2 की वैल्यू हो जाएगी गुणे 0.3010, और जब 0.3010 का गुणा 2.303 से कराएंगे तो K बराबर आ जाएगा 0.693 बटा टी हाफ। फिर लिखेंगे यही अभीष्ट वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल में संबंध है। यही हमारा क्या है, अभीष्ट वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल में संबंध है। इसी से रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। आप लिख लेंगे यही अभीष्ट अर्ध आयु काल व वेग स्थिरांक में संबंध है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आपने देखा प्रथम कोटि की रासायनिक समीकरण कैसे बनाई जाती है, उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, और अर्ध आयु काल तथा वेग स्थिरांक में संबंध कैसे होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन की सीरीज हम शुरू करेंगे एक साथ ही। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।